Now again, good morning students. Now we again move on to our next topic, advertisement. And now today we will be going with एकोमोडेशन वांटेड। क्या होता है कि सभी लोग जो है वो पेपर एक्चुअली नहीं पढ़ पाते हैं। मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट पीपल लोग जो है वो पेपर जो है वो पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि प्लस इतने सारे ऐड होते हैं कि उन एड्स के अंदर ये डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली कौन सा घर मेरे लिए सूटेबल है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि जिनके पास टाइम नहीं होता है वो लोग अपने को मुझे कौन सा घर चाहिए या मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग वो ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आजकल ये कमर्शलाइज एंड क्लासीफाइड में बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अंदर एक तो लिया जाता है हाउस, वेयर हाउस फॉर कमर्शियल पर्पस और कोई प्लॉट या लैंड। तो आज हम इसके अंदर इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें चीज़ें बहुत सिंपल हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, कि भाई मुझे खाली इतनी ही आवश्यकता है। सेकंड थिंग, आप कितना रेंट पे कर सकते हो, आपको फैसिलिटीज़ क्या चाहिए, है ना। और सबसे मेन, आपको कौन सा एरिया या लोकेशन चाहिए। सबसे पहले हम लोग चलेंगे एक शॉप के लिए। ओके, चलिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वांटेड, आवश्यकता है। ठीक है, अ शॉप for ice cream parlor near university. Okay, size minimum 1000 स्क्वायर फीट। अब ये हो गया, आपको एक दुकान चाहिए आइसक्रीम पार्लर के लिए यूनिवर्सिटी के पास। साइज़ कम से कम 1000 होनी चाहिए। फिर इसमें विथ, आपको क्या चीज़ चाहिए, विथ पार्किंग, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एंड वाटर फैसिलिटी। आ गया। अब ये हो गया, रेंट निगोशिएबल, यानी कितना भी हो हम आपस में बातचीत तय करके कर लेंगे, है ना। अभी यूनिवर्सिटी, जैसे आप एरिया नियर यूनिवर्सिटी, है ना, सुभाष नगर या जो भी आपका एरिया लिखना हो। अब ये हो गया, कॉन्टैक्ट या नाम आ जाएगा और आपका ऐड ख़त्म। इसमें ज़्यादा आपके पास कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको इसके अंदर और कुछ नहीं लिखना है। आपको इसके अंदर यही लिखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट या मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। अब हम लोग देखेंगे एक हाउस का घर चाहिए जो एकोमोडेशन वांटेड के लिए देख लेंगे हम लोग उसको। ठीक है, अब इसको लिखेंगे एकोमोडेशन, एकोमोडेशन वांटेड। क्या चाहिए अभी आपको, 2 BHK फ्लैट, बराबर। आपको एक फ्लैट चाहिए इन सेक्टर 14 और 15, 14 या 15 में। प्रिफरेबली ग्राउंड फ्लोर, यानी आपको ज़मीन का ही घर चाहिए। घर में कोई बुजुर्ग हो सकते हैं। प्रिफरेबली ग्राउंड फ्लोर विथ water, power and
इलेक्ट्रिक विथ वाटर पावर एंड पार्किंग फैसिलिटी। हो गया। अब इसमें वापस वही रेंट निगोशिएबल और कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आया समझ में? ये घर के लिए हो गया। वेयर हाउस का इसी तरह से लिखा जाएगा। अब हम चलते हैं कमर्शियल पर्पस पे। कमर्शियल पर्पस पे सपोज अब आपको लिखना है कमर्शियल पर्पस में आपको चाहिए है ना वांटेड अ प्लॉट। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो इंडिपेंडेंट प्लॉट, विथ रोड फेसिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ मिनिमम 6000 स्क्वायर फीट। एक स्वतंत्र प्लॉट चाहिए। स्वतंत्र का मतलब कहीं दो भाग ना हो, सड़क होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया में चाहिए और 6000 स्क्वायर फीट का प्लॉट आपको चाहिए फॉर कमर्शियल यूज ऑफ स्टोरेज। आपको कोई चीज़ स्टोर करने के लिए कमर्शियल यूज ऑफ स्टोरेज चाहिए, बस आपको ये हो गया। अब इसके बाद में रेंट निगोशिएबल, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड अगेन एड्रेस नंबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी आप देख रहे हो कि हमने अभी कमर्शियल प्लॉट का भी बना दिया है ना। अब इस तरीके से आप अब क्या चाहिए जो अगर आपको देखिए रेंट पे अगर देना है तो आप टू लेट यूज़ करते हो, राइट। टू लेट यूज़ करके फिर क्या हो जाता है कि टू लेट यूज़ करने के बाद में आप रेंट पे आपका क्या देना चाहते हो वो, लेकिन एकोमोडेशन वांटेड यानी मुझे चाहिए, एकोमोडेशन का मतलब घर चाहिए, लेकिन जब इसके अलावा कुछ चाहिए तो आपको वांटेड लिख देना है। क्या लिख देना है? वांटेड। यही का एक आप परचेज में भी डाल सकते हो, लेकिन परचेज में खरीदना होता है और वांटेड के अंदर आप रेंट पे चाहिए, लीज पे चाहिए, ये आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि हमने अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स बनाए हैं। अब अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स में आपने देखा कि हमने सबसे पहले बनाया सेल और परचेज का। इन दोनों के जो डिटेल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन होती है। और दूसरा फिर हमने बनाया टू लेट का और एकोमोडेशन वांटेड का। अब इसमें भी हमने क्या देखा? इसमें भी हमने देखा कि इन दोनों की डिटेल्स जो है वो मैच करती है। ये आपको बेचना है, ये आपको खरीदना है। इसमें डिटेल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोर डिटेल्स, और परचेज में लेस डिटेल्स। इसी तरह से टू लेट में मोर डिटेल्स और इसमें लेस डिटेल्स आएगी। कुछ वर्ड्स का जो यूज़ कर रहे हैं हम बार बार, तो उन वर्ड्स का आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसको जल्दी इजी विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक लिख पाओगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम, उस टॉपिक का नाम है, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे सो दैट आपको भी पता चले कि अब क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं। Next topic that we are going to start is about matrimonials, जिसको बोलते हैं वैवाहिक। ठीक है, वैवाहिक में आपको मैट्रिमोनियल्स के अंदर लड़के और लड़कियों के विज्ञापन रिश्ते के लिए आपको बिल्ड करने हैं, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप जो आज बताया गया है उसको अभ्यास करें और घर पे बनाने का प्रयास करें। ओके, टिल देन थैंक यू। Good morning student, this is our lesson perfect competition market and this is part 5। हिंदी मीडियम ध्यान दें, ये हमारा पूर्ण प्रतियोगी बाजार है और ये इसका 5वां भाग है जो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो हमने पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार के बारे में कुछ पढ़ना शुरू किया था। तो मैं ऐसे ओरली बता देती हूँ कि इसमें बहुत सारे फर्म्स होते हैं, बहुत सारे प्रतियोगी होते हैं आपस में, और यहाँ पे बहुत सारे बेचने वाले हैं तो बहुत सारे खरीदने वाले भी हैं। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट कैसा होता है, इंग्लिश में वर्ड है होमोजीनियस। इंग्लिश वाले ध्यान दें, इस वर्ड को याद भी करना पड़ेगा आपको, बहुत काम का है, मतलब इसे यूज़ करना पड़ेगा, है ना आपको, जब आप आंसर लिखोगे इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम इसे बोल सकते हैं समरूप, हिंदी में बोलते हैं समरूप। तो ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। होमोजीनियस मतलब एक जैसे, ज़्यादा कोई खास फर्क उनमें नहीं होता। हर फर्म एक जैसे ही प्रोडक्ट बेचती है, पर फिर भी उनमें थोड़ा फर्क होता है, पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। मतलब उसकी जब उससे खरीद रहे थे तो किसी और से खरीद लेंगे वही चीज़ तो भी चलेगा, मतलब ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं होता। हिंदी में बोलते हैं समरूप, मतलब शेप, साइज, टेस्ट इनमें बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, अब इसका हम टेबल देखेंगे, मतलब इसकी सारणी देखेंगे हम। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है, डिमांड ऑफ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ एक्स, ये बात ध्यान रखना, जिस दिन स्कूल खुलेगी ना उस दिन मैं तुम लोगों से सॉल्व करवाऊंगी, ये सब बनवाऊंगी बोर्ड पे। तो तुम लोग ये सो के जो वीडियो देख रहे हो ना, ये देखना बंद कर दो, है ना, और ध्यान लगा के पढ़ना शुरू करो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, मैं अक्सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को देखती हूँ रोड पे घूमते हुए, उसमें दिव्यांशु सबसे आगे, हर कहीं दिख जाता है मार्केट में। तो थोड़ा अपने घूमने फिरने पे थोड़ा लगाम लगाओ और पढ़ाई पे भी ध्यान दो, क्योंकि ग्रुप में बिल्कुल एक्टिव नहीं है दिव्यांशु, और दिव्यांशु के सारे क्लासमेट बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। पहले अच्छा खासा पढ़ रहे थे 11th के एंडिंग में, और अब तो जैसे सब पढ़ाई वढ़ाई सब टांग दिए खुट्टी पे कि हाँ अब जिस दिन स्कूल जाएंगे उस दिन उस बैग को उतारेंगे और फिर पहनेंगे या खोलेंगे उसको, है ना, बाकी कोई लेना देना नहीं। तो ये बात ध्यान रखना, जैसा तुम लोग करोगे वैसे ही फल मिलने वाला है आगे, वैसे ही मार्क्स आने वाला है 12th में। मैं बराबर देखती हूँ कि कौन बच्चे एक्टिव है, उनको मैं इंटरनल मार्क्स अच्छे दूंगी जो एक्टिव रहने वाले हैं, क्योंकि इंटरनल मार्क्स मेरे हाथ में है ना इकोनॉमिक्स के। ऐसे ही दूसरे टीचर भी इंटरनल मार्क्स तुम्हारी परफॉर्मेंस पे देते हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस अभी तुम कैसे बता सकते हो, ग्रुप में जब टाइम पे तुम अपना वर्क करके डालते हो, या कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बोलो कि ये वीडियो बराबर नहीं चला, या आपने उस दिन का वीडियो नहीं डाला, या आपको भी कुछ क्वेरी अलग से हो सकती है, पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हो। पढ़ना ही तुम लोगों को तो कुछ लेना देना ही नहीं है। हिंदी मीडियम में भी वो 1-2 बच्चे हैं, एक आध लड़की है और एक आध वो लड़का है बस, बाकी किसी को कुछ पता नहीं है। और मुझे लगता है हिंदी मीडियम वाले कुछ बच्चे वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, उनके व्यूज़ हैं ही नहीं। तो हिंदी मीडियम वाले सारे वीडियो देखें, है ना, क्योंकि ऐसे ही पढ़ना है, अब तो पूरी दुनिया ऐसे ही पढ़ रही है, तो आप कोई नए नहीं हो, है ना। और कुछ स्कूलों ने तो ये भी इंतज़ाम नहीं किया, अपने स्कूल ने ये किया है आप लोगों के लिए, तो एटलीस्ट इसका फ़ायदा तो लो आप लोग। ठीक है, तो ये अपना टेबल है, प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, डिमांड ऑफ कॉमोडिटी, सप्लाई ऑफ एक्स कॉमोडिटी। मतलब ये एक्स कॉमोडिटी मतलब एक्स वस्तु है कोई, उस एक्स वस्तु की कीमत इसमें आएगी, ठीक है, इस कॉलम में, और यहाँ पे उसकी मांग आएगी और यहाँ पे उसकी पूर्ति आएगी एक्स की। कोई एक्स वस्तु अपन ने लिए, कोई भी हो सकती है वो एक्स वस्तु,
तो प्राइस है 10, 20, 30, 40 और 50। 100, 80, 60, 40, 20, 40, 60, 80, 100। अब 10 रुपये की कीमत पे मांग हो रही है 100 रुपये। मांग ज़्यादा ही होगी, कीमत कम है तो, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा ही होगी, पहले मैंने बताया था। पर सप्लाई क्या हो रही है? 20 ही हो रही है। डिमांड 100 लोग कर रहे हैं या 100 चीज़ों की हो रही है, लेकिन सप्लाई कितने की हो रही है? पूर्ति कितने की हो रही? सिर्फ 20 की। क्योंकि मैंने बताया था आपको, सप्लाई लेसन भी पढ़ा है कि जो पूर्ति करता होता है, जो सप्लायर होता है, वो क्या करता है? कम प्राइस वाली चीज़ें सप्लाई कम करता है या नहीं करता। लेकिन डिमांड करने वाले हम लोग जो कंज्यूमर हैं, हम लोग कम पैसे वाली चीज़ का ही डिमांड ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसीलिए 10 रुपये पे डिमांड तो बहुत है, 10 रुपये पे अगर बेच रहे हो तो, पर सप्लाई बहुत कम है। 20 रुपये पे डिमांड थोड़ी कम हो गई पहले के मुकाबले, क्योंकि भाव बढ़ गया है, 20 रुपया हो गया, डबल हो गया, पर सप्लाई थोड़ा बढ़ गया, पहले 20 था अब 40 हो गया। 30 रुपये कीमत पे, 30 रुपये अगर कीमत होती है तो डिमांड हो जाती है 60 और कम हो गई, और सप्लाई भी 60 हो गई, मतलब यहाँ पे सप्लाई बढ़ गई। तो ये जो 30 रुपये वाली कीमत है, यहाँ पे क्या हो रहा है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इक्विलिब्रियम बन रहा है। ये डिमांड और सप्लाई एक बिंदु पे कटेंगे ना, वहाँ पे 60 रुपये की क्वांटिटी पे कटेंगे और 60 की मात्रा पे कटेंगे और 30 रुपये पे कटेंगे। ठीक है, तो ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फिर 40 हो जाती है कीमत तो डिमांड थोड़ी और कम हो जाती है, पूर्ति और बढ़ जाती है। 50 कीमत हो जाती है तो मांग और कम हो जाती है, पूर्ति और बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसा बनता है हम लोग देख लेते हैं। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी, जैसे ये 30 रुपीज़ है, ये 30 है, 30 ही लिख दिया। ठीक है, 30 रुपीज़ ऐसा मान लिया अपन ने, इसको नाम दिया है P। ठीक है, ये Q है, ये समझो 60 वाला अपन मान लेते हैं, यहाँ 60 पे दोनों बराबर हो रहे हैं। ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये डिमांड और ये सप्लाई, दोनों कट रहे हैं इस जगह, इस बिंदु का नाम E। ठीक है, यहाँ कीमत लिख दो, यहाँ मात्रा लिख दो, तो इस तरह की आकृति हो सकती है परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट में। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन फर्म। देखो वो तो हमने अभी जो पढ़ा था वो थी उसकी मांग और उसकी पूर्ति, मतलब डिमांड एंड सप्लाई। अब जैसे इसमें अपन एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू देखें कैसे होंगे, देखते हैं अपन। ठीक है, जैसे यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यहाँ पे है एवरेज रेवेन्यू, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ AR, यहाँ पे है टोटल रेवेन्यू मतलब TR, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मतलब MR। अब यहाँ पे नंबर्स है 1 2 3 4 और 5। AR
5 5 5 5 5, TR 5 10 15 20 25, ठीक है। MR 5 5 5 5 और 5। अब ये कैसे अपन देखते हैं, ये तो मैंने सिर्फ एक बनाया है। अब आप देखो, जैसे एक कोई चीज़ है, उसको बेचा, आर क्या होता है, ये AR TR MR में आर क्या है, देखो तो आर का मतलब है रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब है आय, या कहें संप्राप्ति, हिंदी में संप्राप्ति, मतलब जो इनकम होती है ना बेचने के बाद जो मिलता है अपने को, वो रेवेन्यू है, ठीक है। ए का मतलब है एवरेज, टी का मतलब है टोटल, एवरेज का मतलब एवरेज औसत, टी टोटल, टोटल मतलब कुल, एम मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब है सीमांत, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, एक अगर बनाते हैं और उसको बेचते हैं तो उसका भाव है 5 रुपया, मतलब औसत इसमें जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है वो 5 रुपीज़ का होता है। कुल प्रॉफिट भी 5 का ही होता है क्योंकि एक ही बना है ना। MR भी 5 ही है क्योंकि उसके पहले कुछ था ही नहीं, तो 0 से 5 पे आए तो मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो 5 ही होगा। अगर आगे कुछ होता तो फिर वो उसमें देखते हैं। अब यहाँ पे भाव फिक्स है, परफेक्ट कंपटीशन में भाव क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब वो 1 बेचेगा तो भी 5 में बेचेगा, 2 बेचेगा तो भी 5 में बेचेगा, इसीलिए एवरेज रेवेन्यू 5 ही आने वाला है, भाव में कुछ वो नहीं है। लेकिन टोटल रेवेन्यू क्या होगा, 5 10, जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे 5 प्राइस रखा है तो 5 का टेबल चलने दो इनके साथ, आउटपुट्स के साथ, है ना, 5 10 15 20 25। MR भी 5 ही रहेगा क्योंकि सीमांत क्या है, उतना ही रहेगा। जैसे 5 से 10 हुआ तो कितने से बढ़ा, 5 की रेट से बढ़ा, तो यहाँ 5 आएगा। 10 से 15 हुआ, कितने की रेट से बढ़ा, 5 की रेट से बढ़ा, 5 ही आएगा। तो ये मार्जिन भी वही आने वाला है, एवरेज भी वही आने वाला है, लेकिन कौन से मार्केट में, परफेक्टली कंपटीशन मार्केट में। ये बात ध्यान में रखना क्योंकि वहाँ पे प्राइस उन्होंने फिक्स रखा है, तो आप कितना भी बेचो भाव वही रहेगा, खाली आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। और AR और MR वही चलता रहेगा जो भाव है, क्योंकि उसमें उसी रेट से बढ़ेगा या उसी रेट से घटेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका टेबल बनता है, इसकी सारणी बनती है। और रेवेन्यू का मतलब पहले भी मैं बता चुकी हूँ, संप्राप्ति होती है हिंदी में, मतलब बेचने पे जो भी हमें प्राप्त होगा वो हमारी इनकम, रेवेन्यू, ठीक है। अब बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अलग टॉपिक है, तो वो हमें अगले पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। इस पार्ट में इतना काफ़ी है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे जो साझेदारी बंद हुए खाते हैं उन खातों में समायोजन कैसे करेंगे, यानी पास एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। क्या होता है कि कभी कभी साझेदारी फर्म के अंदर जो हमारा एग्रीमेंट होता है, डीड होती है, हम उसकी पालना नहीं कर पाते हैं और उसका पता हमें कब चलता है, साल बंद हो जाता है। सारे एडजस्टमेंट होने के बाद जब ईयर क्लोज हो जाता है और बुक बंद कर दी जाती है, फिर उसके बाद साझेदारों को ध्यान में आता है कि अरे ये चीज हमें देने से रह गई, या ये देना बाकी है, या ये ज्यादा दे दिया या कम दे दिया। जैसे पूंजी पर ब्याज, या तो दिया होगा तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा दे दिया या कम दे दिया या नहीं दिया हो, जब पार्टनरशिप डेट के अंदर बोला हो कि आपको साझेदारों को पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर नहीं दिया है तो, ज़्यादा दे दिया है तो, या कम दिया है तो, अगर ये एडजस्टमेंट करना है तो पास एडजस्टमेंट के अंदर किया जाएगा। दूसरा आता है सैलरी, बोनस, कमीशन के बारे में। अगर किसी साझेदार को सैलरी, बोनस और कमीशन देने के बारे में कहा है, एग्रीमेंट के अंदर है, डीड के अंदर है, लेकिन उसको अगर नहीं दिया है तो उसके लिए भी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे आता है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी आहरण पर ब्याज। अगर किसी साझेदार से आहरण पर ब्याज अगर लेने से रह गए, ज़्यादा ले लिया या कम ले लिया, तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मान लो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन ये गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि जो रेशियो कहा था उस रेशियो में न देकर के दूसरे रेशियो में दे दिया,
तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। और लास्ट आता है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ओल्ड रेशियो भी होता है और एक न्यू रेशियो भी होता है। उसके अंदर क्या होता है कि ओल्ड रेशियो के अंदर जो पुराने अनुपात हैं उसमें न बांट के नए अनुपात में बांटने को बोला होता है क्वेश्चन में। तो फिर हम क्या करते हैं, पुराना अनुपात ध्यान में रहता है, हम उसमें बांट देते हैं, तब भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये सारी चीजों का एडजस्टमेंट जो किया जाएगा वो पास एडजस्टमेंट के नाम से किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो एडजस्टमेंट हमें करने हैं वो हम कितने मेथड से कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास समायोजन की विधियां जो हैं वो दो तरह की विधियां हैं, एक एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन और दूसरा लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम एंड दी अंदर एडजस्टमेंट अकाउंट अपन ओपन करके हम बना सकते हैं। यानी कितने मेथड्स के थ्रू हम ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एक सिंगल एंट्री और दूसरा P&L। अब यहाँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट यानी लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। अब देखते हैं कि एकल प्रविष्टि के अंदर हम कैसे एंट्री करेंगे। तो एकल प्रविष्टि का मतलब होता है कि जिन साझेदारों को पैसा कम मिला है या जिनको देना बाकी है उनको तो करना है क्रेडिट, और जिनको ज्यादा दे दिया है, जिन पार्टनर्स ने गलती से ज्यादा ले लिया है उनको करना है डेबिट। तो जो पार्टनर गेन कर लेते हैं, ज्यादा प्रॉफिट ले लेते हैं या अपना हिस्सा ले लेते हैं तो वो गेनर हो जाते हैं, और जिनको कम मिलता है वो लूजर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री जो बनाएंगे वो एंट्री होगी, अगर हम एकल प्रविष्टि द्वारा एडजस्टमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट BR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। यानी कि जो गेनर पार्टनर है, यानी कि जिसने गेन किया है उसको तो डेबिट कर देना है, यानी कि उसके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, और जिसको मिलना बाकी है यानी कि जो लूजर है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जिसने सैक्रिफाइस त्याग कर रखा है, उसको क्रेडिट करते ही उसके अमाउंट में अकाउंट में पैसा आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको हम आगे कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन, हम क्वेश्चन में सिंगल एंट्री यानी कि इस एकल प्रविष्टि का समायोजन कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, ABC 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, और उनका प्रॉफिट हुआ है जो साल यानी कि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है वो 20,000 रुपए का हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ABC 3 पार्टनर है और 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। उस प्रॉफिट को इन्होंने 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी कि इस रेशियो में बांट दिया है, जबकि इनको है ना 1:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। क्या किया है, इनको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो गलत था रेशियो, जबकि राइट क्या था 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब यहाँ ये देखने से पता चल रहा है कि इसको जो भी प्रॉफिट था हमारा, जैसे 20,000 का प्रॉफिट है उसमें 2 हिस्से इसको मिल गए, जबकि मिलना कितना चाहिए था, 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी गेनर होते हैं, तो इससे वापस लेना पड़ेगा। इसको 1 मिला था, लेकिन इसको 1 मिला है, गलती से 1 पार्ट दिया है इस टोटल प्रॉफिट का, लेकिन टोटल प्रॉफिट का कितना देना था, इसको 2 पार्ट देने थे, इसको लॉस हो गया, ये सैक्रिफाइसिंग हो गया, देखने से पता चल रहा है। और यहाँ पे भी देखिए 20,000 में से इसको 1 पार्ट दे दिया है गलती से, जबकि देने कितने थे, 2 पार्ट देने थे। तो चलिए इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों पार्टनर्स के नाम लिखने हैं, A, B और C। अब इनको जो पैसा दिया गया है वो डिवाइड करके हम देख लेते हैं। अगर पहले हम देखें कि गलती से हमने इनको कितने दिए हैं, वो अमाउंट अगर देखना है तो 20,000 डिवाइड बाय 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 20,000 के अंदर आपको 4 पार्ट करने पड़ेंगे। तो जब हम 20,000 यानी कि ये जो गलत रेशियो है, हम 20,000 यानी 20,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो 4 हिस्से करेंगे तो प्रत्येक हिस्सा कितने का आएगा, यानी कि पर पार्ट आएगा अपना 5,000 रुपीज। यानी कि हमने अब जो गलती से दिया है एक पार्ट का 5,000 दिया है, तो सबसे पहले आपने A को कितने दिए हैं, 2 पार्ट दिए हैं, तो 2 पार्ट यानी कि 5 × 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे आपके 10,000 यानी 10,000। ठीक है, 10,000 आपने गलती से A को दे दिए। 1 पार्ट अगर करें तो 1 पार्ट कितना होता है, 1 पार्ट तो 5,000 ही है, तो यहाँ आपको 5,000 लिखना है, यानी गलती से हमने यानी कि ये गलत या रॉन्ग जो हमने किया है वो ये देख रहे हैं 5,000। फिर उसके बाद C को भी हमने कितना दिया है, 1 पार्ट दिया है, यानी कि इसको भी दिए हमने 5,000।
अब देखना ये है कि राइट क्या था। राइट एक्चुअल में ये था कि हमें 1 और 2 3 और 2 5 यानी कि इन्हीं 20,000 के 5 पार्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करने थे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे 20,000 रुपये हैं यानी कि ये जो नेक्स्ट 20,000 हैं, अगर हम राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते तो पर पर्सन यानी कि पर पार्टनर के हिस्से में कितना आता। तो 20,000 डिवाइड बाय, अब यहाँ कितने पार्ट करेंगे 5। अब 20,000 में जब 5 का पार्ट करेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ प्रत्येक पार्ट आ जाएगा अपना कितना आएगा बताइए। 20,000 में 5 का भाग देना है 4,000, वेरी गुड 4,000 रुपए। अब यहाँ हमारा हिस्सा आता है 4,000 रुपए। जब 4,000 इंटू 5 करेंगे 20,000 हो जाएंगे। और इधर क्या कर रहे थे हम 4 इंटू 5,000 कर रहे थे तो भी 20,000 आ रहे थे, ठीक है। अब क्या करना है 4,000 इंटू आपको 1 करना है। तो 4,000 4,000 इंटू 1 करेंगे कितना होगा 4,000, यानी कि 4,000 ही देने थे और हमने गलती से कितने दे दिए 10,000 रुपए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है 4,000 इंटू 2 8,000 रुपीज, ठीक है, ये 8,000 रुपीज। नेक्स्ट आ रहा है हमारा वो 2 पार्ट्स। अगर 4,000 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएंगे हमारे 8,000 रुपीज। अब देखना है दोस्तों आपको किस पार्टनर से लेना है और किस पार्टनर से को देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको कि हमने गलती से ए को 10,000 रुपए दिए। कितने दिए हैं 10,000 गलती से दे चुके हैं, लेकिन हमको देने कितने थे 4,000 रुपए। तो इसका मतलब आपको 6,000 रुपए लेने पड़ेंगे। 10 में से 4 तो रहने दो और बाकी के 6,000 वापस ले लो। तो यहाँ 6,000 रुपए हम वापस ले लेंगे और जिस पार्टनर से वापस ले लेंगे तो क्या करना है वो गेनर पार्टनर हुआ और 6,000 रुपए हम उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो यहाँ 6,000 रुपए को पीछे लिख देना है DR, यानी डेबिट कर देना है, ठीक है। तो ये पार्टनर हो गया डेबिट 6,000। चलिए अगले का देखते हैं। अब ई की क्या हो रहा है कि ई को हमने गलती से 5,000 दी थी। कितने दिए गलती से 5,000 रुपए, क्योंकि देने कितने थे 8,000 रुपए। राइट रेशियो क्या बोल रहा है अपना कि 8,000 रुपए आपको देने हैं। अब 8,000 देने हैं और 5,000 दे चुके हैं तो क्या करेंगे, वेरी गुड, हम 3,000 रुपए और दे देंगे। अगर 5,000 दिए हैं और 8,000 देने हैं तो इसका मतलब 3,000 और दे दो। तो उसके कितने हो जाएंगे 3,000 रुपए। अब बताइए 3,000 रुपए जिस पार्टनर को देने हैं, यानी कि ये तो लूजर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया था जिसको लॉस हुआ था। तो अब क्या करेंगे 3,000 रुपए हम इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर से देखिए सी के बारे में कि यहाँ इसको कितना देना है 5,000 रुपए और 5,000 सॉरी गलती से हमने कितने दे दिए 5,000 रुपए, जबकि देना कितना है 8,000 रुपए। तो इसको भी 3,000 रुपए और देंगे, यानी कि 3,000 रुपीज क्रेडिट करना है। अब इसकी एंट्री देखिए आप, एक ए है जिसके अकाउंट से 6,000 रुपए डेबिट करने हैं, बी और सी जिनके अकाउंट में 3,000 रुपए क्रेडिट करने हैं। इसका मतलब इन दोनों का जो पैसा था वो ए लेके बैठ गया है ना, यही आ रहा है ना समझ में। तो हम क्या करेंगे जितना पैसा है वो वापस ले लेंगे और जिनको देना है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारी जनरल एंट्री जो है उस क्या बनेगी, इसकी ए को डेबिट करना है, यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल या करंट अकाउंट DR। क्या लिखेंगे एज कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू बीस कैपिटल या करंट अकाउंट टू सीज कैपिटल या करंट अकाउंट। अब बताइए अमाउंट कितना होगा, ए के अकाउंट से कितना डिडक्ट होगा, ए के अकाउंट से 6,000 रुपए डिडक्ट करेंगे, कितना 6,000, ठीक है। 6,000 हमने डेबिट कर दिया और उसके बाद इन दोनों के अकाउंट में 3,000 यानी कि 3,000 और 3,000 हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। कितना इजी था, ध्यान से देखिए वापस इसको कि हमने क्या किया था ABC 3 पार्टनर थे। 20,000 रुपए का जो प्रॉफिट था वो हमने गलती से 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में कर दिया 2:1, जबकि करना क्या था 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। किस में करना था 1:2 में। अब हम जब देखते हैं तो क्या करेंगे हम ABC का हम एक नॉर्मली रफली कैलकुलेशन कर देंगे, बाकी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ओरली आप कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है 20,000 को 2 से डिवाइड 20,000 में पहले ओल्ड रेशियो का डिवाइड करना है। तो 20,000 डिवाइड बाय 4 किया, पर पार्ट अपना 5,000 आया, हर एक हिस्सा 5,000 रुपए आ रहा है। जब 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000, 5,000 इंटू 1 5,000 और 5,000 इंटू 1 5,000 रुपए हमने ये अकाउंट में गलती जो गलत अमाउंट दे दिया था रॉन्ग रेशियो में वो हम लिख देंगे। फिर उसके बाद
राइट क्या होना चाहिए था, 1 to 2 होना चाहिए था, यानी कि 20,000 रुपए डिवाइड बाय 5 पार्ट करेंगे और देखेंगे राइट हिस्से में अपने कितना आ रहा है, 4,000 आ रहा है, 4,000 into 1, 4,000 into 2, 4,000 into 2, यानी 4,000, 8,000 और 8,000 हम A, B, C के अकाउंट में लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है कि गलती से आपने जो गलत अगर ज्यादा अमाउंट दे दिया है तो डीआर करके अमाउंट कम कर लेंगे, 10,000 में से 4,000 रख लेंगे जो देना है, बाकी का 6,000 रुपए हम डेबिट में लिख देंगे। 5,000 रुपए जो आपने गलती से दिए हैं वो कम ही है, क्योंकि आपको 8,000 देने हैं तो 3,000 और दे करके सेटलमेंट कर लेंगे। फिर उसके बाद इसकी भी देखिए सेम 5,000 और 8,000 आ रहा है, क्या करेंगे 3,000 और दे करके 8,000 अमाउंट बना देंगे। तो इस तरह से 6,000, 3,000 और 3,000 हमें डीआर, सीआर के अमाउंट में लिख लेना है। फिर आप ओरल भी कर लोगे जब आप सीख जाओगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनकी एंट्री करनी है, एस कैपिटल या करंट अकाउंट या डी कैपिटल करंट अकाउंट, सी कैपिटल करंट अकाउंट जनरल एंट्री के थ्रू अपन लिख लेंगे। यानी कि अगर हो सकता है कोई ये पार्टनर भी डेबिट है तो इसका भी नाम डेबिट में लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये क्रेडिट बैलेंस बता रहे हैं इनका। तो एस कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू बी कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू सी कैपिटल करंट अकाउंट, और उसके बाद 6,000, 3,000 और 3,000 लिख करके हम ये सिंगल एंट्री बना दी। यानी कि आपको सिर्फ ये एंट्री बनानी है, इस एंट्री को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी कि एकल प्रविष्टि। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो को पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ठीक है, और भी आपको कोई सुझाव होगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। ठीक है, नमस्ते।